अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, today we will study chapter number 4 of biology of class 8. So I hope that you have the book, notebook and pencil. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now open your book and chapter number 4 of biology, and today our topic is test and review of the chapter number 4. But first we have to recite the dua of ilm. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habibullah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, increase my knowledge. Salatu wassalamu alayka ya Nabiyullah wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. So these are the content that inshallah we will study and try to retain this content. That first we will study this summary of the chapter, then there are some MCQs for you and also the questions. So हमने जब चैप्टर को स्टार्टअप किया था बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और वायरसेस में, तो हमने ये चैप्टर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को लिंक आउट करते हुए पढ़ा, फिर हमने वायरसेस को डिस्कस किया। तो हम इसी की समरी जो है वो आपसे इसमें डिस्कस करने जाएंगे। हमने जो अब इन 2-3 लेक्चर्स में पढ़ा उसको हम समराइज़ करके एक बार रिपीट करने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या उसका रिव्यू लिया और क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें इसमें याद रखने चाहिए। तो पहले तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि एंटोनी लियोवोनहॉक फर्स्ट पर्सन था जिसने बैक्टीरिया को देखा था और इसी ने बैक्टीरिया को डिस्कवर भी किया था। बैक्टीरिया फर्स्ट अरोज ऑन अर्थ अप्रॉक्सीमेटली 4 बिलियन ईयर्स अगो, और हमने एंड दे वर द फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। फिर हमने ये भी पढ़ा बैक्टीरिया के मुतालिक कि बैक्टीरिया जो है वो इस दुनिया में 4 बिलियन ईयर्स अगो से मौजूद हैं, और रिसर्च के बाद ये भी मालूम पड़ा कि इस अर्थ पे जो फर्स्ट लाइफ जो थी वो इन बैक्टीरिया से ही आई थी, और इस बैक्टीरिया के बाद एवोल्यूशन के प्रोसेस के बाद हमारे पास दूसरे ऑर्गेनिज्म आना शुरू हुए। फिर आपको यहाँ पे ये बात मालूम होनी चाहिए कि बैक्टीरिया को जो है किंगडम मोनेरा के अंदर क्लासिफाई किया जाता है, जिसका मतलब है मदर ऑफ ऑल किंगडम्स। मतलब ये लाइफ के हमारे जितने किंगडम्स मौजूद हैं उन सब का जो बेसिक किंगडम है वो ये किंगडम मोनेरा माना जाता है। बैक्टीरिया एक प्लूरल वर्ड है जिसमें हम अगर एक सिंगल सेल बैक्टीरिया की बात करेंगे तो हम उसको बैक्टीरियम बोलेंगे। तो और ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहलाता है। इनमें ना ही क्लोरोप्लास्ट होता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया, और ना ही इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है जैसे कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन भी होती है, और इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक ख़ास किस्म के कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलके बनी होती है। आप चाहें तो उसका अगर नाम याद रख सकते हैं तो उसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकेन। तो इसकी जो सेल वॉल है वो इस पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, जो ये ख़ास किस्म का प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है। सेल मेम्ब्रेन भी उसकी एक ख़ास किस्म के लिपिड से बनी होती है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो एवरेज साइज बैक्टीरिया का जो काउंट आउट किया जाता है वो 0.2 से लेके 2.0 माइक्रोमीटर तक एवरेज साइज इसका मौजूद है। फिर हमने कुछ बैक्टीरिया के सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि बैक्टीरिया में सेल वॉल मौजूद होती है और उसके बाद इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन
जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं वो भी होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर ये जेनेटिक मटेरियल होता है, फ्लैजिला और पिलाई भी होते हैं। और हमने इनके फंक्शंस को ब्रीफली तौर पर भी डिस्कस किया था कि हर फंक्शन का इस सेल के अंदर क्या क्या रोल या क्या क्या काम है। फिर हमने बैक्टीरिया की 3 मेन शेप्स को डिस्कस किया था, जिसमें फर्स्ट हमारे पास कॉक्साई थी जो कि एक स्फेरिकल शेप की थी। फिर हमने बैसिलस को डिस्कस किया था जो एक रॉड शेप की थी। फिर हमने विब्रू या कॉमा शेप को जो बैसिलस की तरह होती है लेकिन वो थोड़ी सी कर्व्ड होती है सेंटर से। तो ये 3 हमने बैक्टीरिया की मेन शेप्स को डिस्कस किया था। फिर हमने अकॉर्डिंग टू द मीटिंग फोर्ड ऑफ बैक्टीरिया भी डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया किस तरह अपनी फीड को किस प्रोसेस के थ्रू अपनी फीड या अपने न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। तो इसमें हमने सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ा, हमने सिम्बियोटिक बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ा, हमने पैरासिटिक बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ा, हमने पैथोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ा, और हमने एट द लास्ट फिर हमें ये भी मालूम पड़ा कि हमारे इस अर्थ के ऊपर एक ऐसे बैक्टीरिया भी मौजूद हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, यानी कि वो अपना फूड खुद सिंथेसिस कर सकते हैं। इससे पहले अब तक जो हमने ये सैप्रोफाइटिक से लेकर पैथोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, और जो एक जनरल कॉन्सेप्ट माना जाता था बैक्टीरिया का, तो वो यही था कि बैक्टीरिया जो है हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं और इनको दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ती है अपने फूड को हासिल करने के लिए। लेकिन बात कि जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती चली गई तो हमें कुछ ऐसे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी मिले जो कि अपना खाना खुद सिंथेसिस कर सकते थे। और ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं वो खुद अपने अंदर 2 मज़ीद क्लासिफिकेशन रखते थे, जिसमें एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे और दूसरे हमारे पास कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे। फिर हमने इसकी रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ा कि बैक्टीरिया के सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान एक ख़ास स्पेस होता है जिसको हम पेरिप्लाज्म कहते हैं, और बैक्टीरिया जो है इसी स्पेस के ज़रिए जो है वो रेस्पायरेशन का प्रोसेस अपने अंदर अंजाम देता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि बैक्टीरिया के जो सेल हैं वो 2 टाइप की रेस्पायरेशन करते हैं। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेस्पायरेशन जो है वो बैक्टीरिया सेल में जो है वो एनर्जी मेकिंग का काम करता है। जो 2 मुख्तलिफ़ किस्म की रेस्पायरेशन थी उसमें हमारे पास फर्स्ट जो थी एरोबिक रिस्पायरेशन थी, जिसके अंदर ऑक्सीजन का इन्वॉल्व होना नहायत ही ज़रूरी है, और विदाउट ऑक्सीजन ये बैक्टीरिया जो हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते। तो इनको ऑक्सीजन लाजमी रिक्वायर्ड है और ये उसी के सहारे ही रेस्पायरेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। फिर हमने सेकंड पढ़ा था कि एनारोबिक बैक्टीरिया के बारे में कि जिनको बिल्कुल भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती या बिल्कुल इतने कम अमाउंट ऑक्सीजन उनके एनवायरनमेंट में हो कि वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो। तो ये एरोबिक बैक्टीरिया से काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं, इनको अपने रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। एरोबिक के मुकाबले जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं एरोबिक बैक्टीरिया के मुकाबले में। तो आपको आमतौर पे एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो डीप डाउन अर्थ में ही मिलेंगे, या आपको ऐसे जगहों में मिलेंगे जहाँ पे ऑक्सीजन का रेशो नहायत ही कम हो। बैक्टीरिया आपके पास आपकी लाइफ में यूज़फुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। फिर हमने एक डिफरेंट टॉपिक को किया डिस्कस कि हमने जब बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को डिस्कस किया तो फिर उसको डिफरेंट तौर पर स्टडी किया गया और उसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह दी गई, जिसको बाद में बैक्टीरिया का नाम दिया गया था। उसको पहले साइंटिस्ट जो हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम देते थे, क्योंकि वो अपना फूड खुद सिंथेसिस कर सकता था, तो उस बिना पे वो उसको एल्गी मानते थे और उसको ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम देते थे। ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए इनको कहा जाता था क्योंकि जो फर्स्ट बैक्टीरिया मिला था वो लाइटिश ब्लू रंग का आपको शेड रहता था, और ग्रीन का मतलब ये था कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद था, तो ये अपना फूड खुद तैयार कर सकता था। आज के मॉडर्न टाइम में इन ब्लू ग्रीन एल्जीज को हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, जिनको साइनोफाइटा भी कहा जाता है, और ये फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह ही इनके अंदर जो है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और वो सारे ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर शामिल नहीं होते। और हम अगर इसको बैक्टीरिया से करें, आम बैक्टीरिया से करें कंपेयर, तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो क्लोरोफिल कंटेंट
और अपने अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने की सलाहियत रखते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि कुछ ऐसे जो हमारे पास ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, जिसमें हमने दो टाइप पढ़ दिए कि इसमें एक टाइप कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की थी कि वो एक ख़ास किस्म के केमिकल से अपने फूड को तैयार करते हैं। तो उसमें हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस जो है वो अंजाम देते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, और ये नाइट्रोजन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिस फॉर्म में दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुसूसन जो है हमारे पास प्लांट जो हैं वो उसको एब्जॉर्ब करके अपने फूड को बनाते हैं। तो वो ख़ास किस्म के जो बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो परफॉर्म करते हैं वो भी साइनोबैक्टीरिया के अंदर ही शामिल हैं। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस क्यों कर पाते हैं, इनमें ऐसी क्या ख़ास चीज़ है? तो इनके अंदर जो एक ख़ास चीज़ है वो है हेट्रोसिस्ट, एक ख़ास किस्म का ऑर्गेनल या एक ख़ास किस्म का सेल जो कि ऑक्सीजन को अपने अंदर इनटेक नहीं करता बल्कि नाइट्रोजन को अपने अंदर इनटेक करने की सलाहियत रखता है। और इस सलाहियत के साथ ही वो N2 को जो सिंपल आपके पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको अमोनिया या अमोनियम में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखता है। जो सबसे ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन जो साइनोबैक्टीरिया की मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि ये प्लांट्स का ओरिजिन है। ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो आज ऑर्गेनल जिसे हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं जो कि प्लांट सेल के अंदर हमें मिलता है वो दरअसल में एक साइनोबैक्टीरियम ही था जो प्लांट सेल के अंदर रहता था, और उसने वक्त के साथ साथ एक एवोल्यूशन के प्रोसेस के बाद उसने अपने आप को एक ऑर्गेनल में कन्वर्ट कर लिया जिसको आज हम क्लोरोप्लास्ट का नाम से जानते हैं। और इसी ऑर्गेनल की वजह से प्लांट्स के अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपने फूड को खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और उनकी वजह से हमारे पास प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स की एक फूड चेन या फूड वेब मौजूद है। कुछ ऐसी स्पीशीज़ या कुछ ऐसे मुख्तलिफ किस्म के साइनोबैक्टीरिया भी हैं जो कि ख़ास किस्म के नेगेटिव या डिफरेंट टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे ख़ास या हैज़र्डस केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि एनिमल्स या ह्यूमंस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। हम अगर इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एसेक्सुअली तौर पर अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें आपके पास बाइनरी फिशन का प्रोसेस जो हमने डिस्कस किया था बहुत सिंपली तौर पर कि एक सेल अपने आप को थ्रू मियोसिस और माइटोसिस के ज़रिए दो सेल्स में डिवाइड कर ले। तो ये इस तरह की जो प्रोडक्शन है वो सिंगल सेल भी करने की सलाहियत रखता है। अगर यही सिंगल सेल बैक्टीरिया अगर किसी कॉलोनी में या किसी एक इकोसिस्टम में मौजूद हैं या एक से ज़्यादा मौजूद हैं तो ये वहाँ भी इस तरह की रिप्रोडक्शन करने की सलाहियत रखते हैं। ये इतने हार्श या एक इस तरह के यूबिक्विटस इन्वायरमेंट में कि ये हर तरह की इन्वायरमेंट में रहने की सलाहियत रखते हैं, चाहे वो आपके पास ओशन हो, फ्रेश वाटर हो, डैम सॉइल हो, आपके पास बेयर रॉक्स हो, इवन एंटार्क्टिक के रॉक्स में भी आपको साइनोबैक्टीरिया मिल जाएंगे। फिर हमने हमारा लास्ट टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था जिसका नाम वायरसेस था, और हमने इस पहले वर्ड की मीनिंग को जाना कि वायरस इसको नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि इसके जो जनरल मीनिंग थे वो पॉइजन थे। इसके मीनिंग पॉइजन क्यों थे? क्योंकि इसको जब ये वर्ड दिया गया वायरस पॉइजन तो इसको उस वक्त के साइंटिस्ट ये समझते थे कि ये शायद कोई ख़ास किस्म का केमिकल है जो कि लोगों की डेथ की वजह बन रहा है। लेकिन ऐसे ऐसा हमें ये बात मालूम पड़ी कि वो एक या तो ऑर्गेनिज्म है या तो एक तरह का पार्टिकल है। तो ये वायरस इन अर्थ में मौजूद जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, ये उन सब में सबसे ज़्यादा सब माइक्रोस्कोपिक माना जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्मॉलर माना जाता है। और जितना ये स्मॉलर है उतना ही ज़्यादा विरुलेंट भी है, डेंजरस भी है, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस पार्टिकल है। और इसकी सलाहियत ये है कि ये अपने आप को रेप्लिकेट करना, अपने आप को मल्टीप्लाई करना बहुत अच्छी तरह से जानता है लिविंग सेल के ऑर्गेनिज्म के अंदर। यानी कि अगर एक ऑर्गेनिज्म का लिविंग सेल मौजूद है और ये वायरस उसके अंदर पहुंच गया है तो ये अपने आप को उसके अंदर ईजिली तौर पे डिवाइड या मल्टीप्लाई या अपने आप को रेप्लिकेट करने की सलाहियत रखता है। अगर यही वायरस होस्ट सेल के बाहर मौजूद है तो हम इस वर्ड
को फिर हम वायरॉन का नाम देते हैं कि ये एक वायरॉन है। और अगर यही पार्टिकल आपको किसी सेल के अंदर मिलता है, किसी लिविंग सेल के, तो हम इसको वायरस का नाम देते हैं। वायरस के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ को इन्फेक्ट करने की सलाहियत रखता है, चाहे वो इसमें बैक्टीरिया ही क्यों ना हो। डिमिट्री इवांस्की ने 1892 में इस चीज़ को डिस्क्राइब आउट किया था टोबैको प्लांट के अंदर के टोबैको प्लांट्स के जो लीव्स थे वो एक्स्ट्रा तौर पे उनकी सेलुलर एक्टिविटीज़ को चेंज हो रही थी और उनके कलर जो हैं, जो उनके लीव्स थे वो येलोइंग तौर पे पैचेस में नज़र आ रहे थे। तो उसने इस चीज़ को डिस्क्राइब आउट किया था कि कोई एक ऐसा पैथोजिन है जो कि बैक्टीरिया तो नहीं है, लेकिन वो इस चीज़ को इफेक्ट ज़रूर कर रहा है। फिर 1898 में मार्टिनस ब्रिजिग ने इस डिजीज़ को टोबैको मोज़ेक वायरस का नाम दिया था कि ये एक तरह का पार्टिकल है या एक तरह का पैथोजिन है जो इसके अंदर डिजीज़ कॉज कर रहा है। लेकिन अभी तक इस वायरस की शेप वगैरह किसी ने देखी नहीं थी और इसको कंफर्म आउट नहीं किया जा सकता था कि आया ये इस तरह की कोई चीज़ है भी या नहीं है। तो फिर इस चीज़ को कंफर्म आउट किया 1935 के यंग साइंटिस्ट वेंडल स्टैनली ने, जो एक केमिस्ट था, और उसने इस वायरस को टोबैको प्लांट से निकाला और उसको क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करके जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उसको इसमें पिक्चर्स उसकी नज़र आई। एक बात यहाँ पे आपको याद दिलाता फिर से चलूँ कि ये वायरसेस जो हैं ये आपको सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप में आपको नहीं नज़र आते। इनके लिए स्पेशली कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं, वो यूज़ किए जाते हैं। ना ही इसमें लाइट और ना ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको ये नज़र आएंगी। ये सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नज़र आएंगे, जो उस वक्त लेट 1934 तक डिस्कवर हो चुका था और जिसके अंदर ये एक सलाहियत थी कि वो स्मॉलर से स्मॉल पार्टिकल को भी देखने की या इजीली तौर पे उसको आप देखने की सलाहियत रखते थे। तो उसने बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसकी कुछ पिक्चर्स ली और जब वर्ल्ड के सामने ये पेश की तो हमारे पास फिर एक नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ जिसको पहले ही नाम वायरस दिया जा चुका था। फिर हमने टाइप्स ऑफ वायरसेस के बारे में पढ़ा था कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिजम्स को जब मुख्तलिफ वायरसेस इफ़ेक्ट करते हैं तो उनको फिर डिफरेंट नाम दिए गए थे, जिसके अगर वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करा तो उनको सिंपली प्लांट वायरसेस कहा था, अगर एनिमल को इन्फेक्ट कर रहे हैं तो उन्हें एनिमल वायरसेस कहा था, अगर वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे तो उन्हें बैक्टीरियोफेज वायरसेस का नाम दिया गया, और अगर वो फंगस को इन्फेक्ट कर रहे हैं तो वो उनको माइको वायरसेस का नाम दिया गया। फिर हमने इनके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया कि बेसिकली किसी भी वायरस के अंदर जो है वो दो ही मेन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। या कि पहला उसका प्रोटीन कोड जो कि उस हिफाजत करता है ख़ास किस्म के मटेरियल की, और वो दूसरा मटेरियल कहता है न्यूक्लिक एसिड, यानी कि या तो डीएनए या तो आरएनए। ये बात आपको मैं यहाँ पे लाजमी बताता चलूँ माय डियर स्टूडेंट्स के वायरस के अंदर या तो आपको डीएनए मिलेगा या तो आपको आरएनए मिलेगा। ना ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ये दोनों एक साथ मिल जाएं, या तो डीएनए होगा या तो उसमें सिंपली आरएनए होगा। और अगर यही वायरसेस एनिमल वायरसेस हैं तो कई एनिमल वायरसेस के अंदर आपको लिपिड एनवेलप भी मिलता है, यानी कि एक लिपिड एक ख़ास किस्म का फैट है जो उसका एक कोट इन वायरसेस के ऊपर होता है ताकि वो ईजिली तौर पर सेल के अंदर पेनिट्रेट कर सकें। जो वायरसेस का साइज़ लिया गया वो 20 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर तक एवरेज साइज़ इनका आपको मिलता है, यानी कि नहायत ही स्मॉल पार्टिकल हैं। और अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका 300 प्लस नैनोमीटर भी साइज़ आपको मिल चुका है। फिर हमने इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि बेसिकली ये अपने आप को जो रेप्लिकेट करते हैं वो दो मुख्तलिफ टाइप्स में करते हैं। फर्स्ट हमारे पास थी लैक्टिक साइकिल और सेकंड थी हमारे पास लाइसोजेनिक साइकिल। तो ये जो दो साइकिल्स थी लैक्टिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, इसको हमने ब्रीफली तौर पर भी डिस्कस किया था। उसके बाद जो सबसे अहम पॉइंट था वो ये था कि जिसका फैसला इवन आज तक साइंटिस्ट नहीं कर सके, और साइंटिस्ट जो हैं वो दो
टीम्स में या दो धड़ों में डिवाइड हैं कि कुछ लोग ये मानते हैं कि वायरस जो है वो लिविंग पार्टिकल है और कुछ लोग ये मानते हैं कि वायरस जो है वो नॉन लिविंग पार्टिकल है, क्योंकि इन वायरसेस के अंदर दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, जो कि हमने ब्रीफली तौर पे डिस्कस भी की थी कि हम अगर लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उनके अंदर म्यूटेशन है, रिप्रोडक्शन है और उनके पास डीएनए वगैरह और आरएनए भी मौजूद हैं। लेकिन कुछ नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़ भी वायरसेस के अंदर मिलती हैं कि जैसे उनका नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, वो क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में जा सकते हैं और वो कम्प्लीटली इनएक्टिव होते हैं किसी भी सेल के बाहर। फिर हमने कुछ डिजीज़ को डिस्कस किया था जिसमें कुछ एनिमल डिजीज़ और कुछ प्लांट डिजीज़ थी, और हमने इसमें ये डिस्कस किया था कि कई डिजीज़ जो हैं वो बाय द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन के ज़रिए उनको कंट्रोल किया जा चुका है, और कई ऐसी डिजीज़ हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं बन सकती। जैसे हमारे पास एक डिजीज़ है एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसकी अब तक कोई भी वैक्सीनेशन या वैक्सीन नहीं बन सकी है। आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि वैक्सीन कोई प्रॉपर एक हल नहीं है, एक कंट्रोल नहीं है, ये एक टेम्परेरी और एक तरह की ट्रिग्रेशन है। वैक्सीनेशन का भी अपना एक पूरा एक पार्ट है, और वायरसेस का इसके अलावा कोई और कंट्रोल नहीं है। फिर हमने इसके स्प्रेड होने की कुछ वजूहात को जानने की कोशिश की थी कि ये बात कि अगर कोई शख्स इससे इन्फेक्ट हुआ है तो वो बाय द हेल्प ऑफ बाय थ्रू स्नीजिंग और कफिंग जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये डिजीज़ पहुंच सकती है। अगर ये वायरस आपके वाटर को कंटेमिनेट कर चुका है तो बाय द हेल्प ऑफ वाटर ये आपके बॉडी में जा सकता है। अगर आपके फूड को कंटेमिनेट कर चुका है तो ये आपके फूड के ज़रिए आपकी बॉडी में जा सकता है, और बाय द हेल्प ऑफ ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि किसी और का ब्लड या और दूसरे बॉडी फ्लूइड जो हैं अगर उसमें ये वायरस मौजूद है तो वो भी आपके ब्लड में इंटर हो सकती है। फिर इसके हमने जो अभी तक जो सिंपली बेस्ट कंट्रोल है, फर्स्ट तो वही है कि हाइजीन लिविंग, इन शॉर्ट कि आप अगर साफ़ सुथरे रहेंगे, जैसे कि हमारा दीन इस्लाम भी कहता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। आप अगर अपने आप को साफ़ रखेंगे, अपने आसपास का माहौल साफ़ रखेंगे, अपनी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल आप पाक साफ़ रखेंगे तो आप इससे 90 से 95% तक बच सकते हैं। और जो अभी सेकंड जो इसका इम्प्रॉपर एक तरह का हल है वो एक तरह की वैक्सीनेशन ही हैं। ये कुछ आपके लिए MCQs हैं और इनके आंसर्स हैं। उम्मीद है कि आप इसके अलावा भी अगर कुछ MCQs आते हैं तो आप उनको ईजिली तौर पे सॉल्व आउट कर सकते हैं कि वायरस जो हैं वो सेलुलर स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा कैरेक्टर जो है वो वायरस की लिविंग प्रॉपर्टी को शो करता है, वो जो है रिप्रोडक्शन है, जेनेटिक मटेरियल DNA एंड RNA। बिल्कुल गलत, अभी भी हमने इसको बिल्कुल तौर पर क्या डिस्कस की, या तो DNA होगा या तो RNA होगा। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ DNA होता है सारे वायरसेस में, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल सिर्फ RNA होता है। इन दोनों में से कोई एक होगा। बैसिलाई जो है वो हमारे पास जो है वो रॉड शेप कहलाते हैं, और बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया जो हैं इनमें जो हैं प्रोकैरियोटा हैं। इसके अंदर कुछ ब्लैंक जो है वो मैंने अंडरलाइन नहीं करी हैं, वो आपके लिए हैं कि उम्मीद है कि आप इनका आंसर ईजिली तौर पर अंडरलाइन कर सकते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरसेस जो हैं वो वायरसेस कहलाते हैं। इसके अलावा कि अगर बैक्टीरिया किसी ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन करे तो वो आपके पास सिम्बियोटिक बैक्टीरिया कहलाता है। हिस्ट्री में अगर देखें तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म था जो हर जगह मौजूद था, वो हमारे पास बैक्टीरिया था। वायरसेस जो है वो बाय द थ्रू रेप्लिकेशन अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा हेट्रोसिस जो है वो आपके पास साइनोबैक्टीरिया के अंदर ही पाया जाता है। बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन जो है वो थ्रू पेरिप्लाज्म के ज़रिए ही परफॉर्म होती है। यह आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो जिनके आंसर्स उम्मीद है आपको इन लेक्चर्स के अंदर ईजिली तौर पे मिल गए होंगे और आपने उनको नोट डाउन भी कर लिया होगा कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स ईजिली तौर पे दे सकते हैं। इन द एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट एवरीथिंग आई हैव टॉट इन दिस चैप्टर एंड इन दिस लेसन इज़ वेरी क्लियर। May I revise it at home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Jazakallahu khair.